हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। यूपीपीसीएल के 2.0 चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए डीसी मशीन के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लाया हूं और जो बहुत ही ज़्यादा खास हैं। बने रहिए हमारे वीडियो पर अंत तक। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का बारीकी से फुल डिटेल प्रदान किया जाएगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है डीसी मशीन का, इसमें लिखा है आपका लैप बाउंड जनरेटर में कौन सा जनरेटर है यहाँ पर? लैप बाउंड जनरेटर के लिए आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या क्या है? तो यहाँ एक बात आपको बता दें कि जो लैप बाउंड जनरेटर होता है उसको हम लिखेंगे LAP। इस प्रकार से कुछ लिखा जाता है, ठीक है ना। LAP लेते हैं, LAP लिखेंगे। जब LAP आप लिखेंगे तो इसमें देखिए ये हो गया आपका लैप बाउंड और A बराबर P हो गया। इसका मतलब क्या है? जो इसमें जो पोल हैं ये समांतर पथों की संख्या के इक्वल होते हैं। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा यहाँ पर? लैप बाउंड जनरेटर के लिए आर्मेचर में समांतर पथ जो है A का वैल्यू पूछा है, की संख्या क्या है? पहला ऑप्शन जो दिया गया 2 गलत। दूसरा ऑप्शन नंबर ऑफ पोल A बराबर P मैंने अभी बताया क्या? LAP लैप लिखते हैं, A बराबर P होता है लैप में। L से मतलब होता है लो वोल्टेज, ठीक है ना। तो लैप बाइंडिंग जो मशीनें होती हैं उनकी वोल्टेज लो होती है और धारा जो होती है ये हाई होती है। धारा का मान अधिक होता है, वोल्टता का मान कम होता है, ठीक है। याद रखेंगे इसका ऑप्शन जो है ये हो जाएगा कौन सा? नंबर B सही, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बेटा। अगला क्वेश्चन है समतल कंपाउंड, मतलब लेवल कंपाउंड की बात कर रहा है। समतल कंपाउंड जनरेटर का वोल्टता नियमन क्या है? समतल कंपाउंड जो है उसमें वोल्टेज रेगुलेशन पूछा है कि जितना हम वोल्टेज प्रदान करेंगे उतना ही आगे तक या लास्ट तक पहुंचेगा। तो बीच में कोई अंतर नहीं होता है, जो लेवल कंपाउंड होता है, ठीक है ना। अब लेवल कंपाउंड जनरेटर का जो ग्राफ बनता है बेटा इस प्रकार से बनता है। ओवर कंपाउंड जनरेटर का यहाँ रहता है, अंडर कंपाउंड जनरेटर का यहाँ पर नीचे रहता है, ठीक है ना। लेवल का यहाँ पर रहता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये वोल्टेज जो है ना ये इसमें डिफरेंस जो है शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग के लिए किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो बेटा जो हम आर्क वेल्डिंग होता है तो आर्क वेल्डिंग के लिए जनरली हम किसका उपयोग करेंगे? आर्क वेल्डिंग के लिए हम अवकल कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। इससे कि जो आर्क वेल्डिंग करते हैं इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, इसलिए हम समतल का कर नहीं सकते हैं, ओवर कंपाउंड का कर नहीं सकते हैं, और डीसी शंट जो मोटर होता है ना इसका तो उपयोग हम एकदम ही नहीं करेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका C राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 4 क्या कहता है कि बैक टू बैक टेस्ट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो बेटा बता दें बैक टू बैक जो परीक्षण होता है इसको हम रिजेनरेटिव, हाफ कैंसन या फिर पोल भार टेस्ट सभी के नाम से जानते हैं। और जो बैक टू बैक टेस्ट होता है, ठीक है ना, बैक टू बैक टेस्ट का उपयोग हम जनरली टेम्परेचर के लिए करते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर D इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है हॉपकिंसन परीक्षण, जो ऊपर क्वेश्चन था यहाँ पर लिखा हुआ है हॉपकिंसन परीक्षण डीसी मशीनों में करने का कारण क्या है? ठीक है, तो हॉपकिंसन जो टेस्ट होता है ये डीसी मशीनों में जब हम करते हैं तो इसका मुख्य रीजन क्या है, क्यों करते हैं? ठीक है, तो इसको जानेंगे। ताप व दक्षता ज्ञात करने के लिए, शक्ति व स्लिप ज्ञात करने के लिए, यहाँ से स्लिप ज्ञात नहीं होती है, केवल ताप मापने के लिए, ये भी रॉन्ग है। ताप व शक्ति मापने के लिए ये भी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। टेम्परेचर और दक्षता के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, लिखा है डीसी मशीनों में जहाँ शून्य गति से पूर्ण गति तक पूर्ण परास में अत्यंत सुग्राही गति का नियंत्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है? याद रखना अत्यंत सुग्राही गति की बात कर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा फाइन या सुग्राही गति, ये न्यूनतम गति जो परिवर्तन करते हैं ये वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि होता है। बाकी A, B और D आपके रॉन्ग है। आपका ऑप्शन नंबर C इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये लिखा है विंडेज लॉस का क्या कारण है? तो विंडेज लॉस का जो कारण होता है ये एयर फ्रिक्शन होता है, बाकी ये दोनों रॉन्ग हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर A आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है एसआई इकाई में डीसी मोटर की बलघूर्ण की इकाई क्या है? तो याद रखना डीसी मोटर के बलघूर्ण की इकाई जूल होती है। ऑप्शन नंबर C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर C
क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या लिखा है, डीसी मशीन में ब्रुश संपर्क हानि है। तो ब्रुश संपर्क हानि जो होती है वो क्या होती है, तो बेटा याद रखना ये वोल्टेज के सीधे समानुपाती होती हैं, ठीक है ना, V समानुपाती I होती हैं। तो यहाँ धारा के सीधे समानुपाती हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन मिस्टेक रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए, इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा जरा देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा ये क्या बन सकता है, यहाँ सॉल्व करेंगे। ये लिखा है 1000 आरपीएम पर चलने वाली शंट मोटर में 100 ईएमएफ उत्पन्न होता है, चाल को बढ़ाकर 1200 आरपीएम कर दिया जाए, ईएमएफ उत्पन्न होगा कितना। तो यहाँ से बेटा हम फॉर्मूला लगाएंगे N2/N1 इक्वल टू V2/V1। N2 का मान कितना है, यहाँ N2 का मान कितना है 1200, ठीक है ना, N1 का मान कितना है 1000, ठीक है ना, इक्वल टू V2 का मान कितना है पूछा गया है, V1 का वैल्यू कितना है, V1 का वैल्यू है कितना 100 दिया गया है। अब क्या करेंगे, इनको कैंसिल करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से इसको काट दीजिए, 120 आपका बचा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और यही सही है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा है डीसी मशीन के पोल पटलित किए जाते हैं, किस लिए हम पोल पटलित करते हैं, या पोलों पर लेमिनेट लगाते हैं या लेमिनेशन लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, उसकी भ्रमणधारा हानियों को कम करने के लिए। और यहाँ पर लिखा है स्पंद हानियों को कम करने के लिए, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए, लौह भार को कम करने के लिए, और या फिर अधिक ऊष्मा को क्षय करने के लिए। तो यहाँ बेटा आपका ऑप्शन जो है भ्रमणधारा हानियों को स्पंद हानियों के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या दिए गए, डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र के फ्लक्स वितरण का आकार क्या होगा। याद रखना मुख्य क्षेत्र का फ्लक्स वितरण पूछ रहा है। अब मुख्य क्षेत्र कहाँ होगा, ये आपका पोल हो गया और ये जो है आपका आर्मेचर हो गया। आर्मेचर और पोल के बीच में मुख्य फ्लक्स वितरण होता है, तो ये कहाँ होगा और इसका आकार कैसा होगा, तो बेटा याद रखना समलंबाकार होगा और ये चपटा चूड़ीदार होगा। इसी को समलंबाकार, इसी को चपटा चूड़ीदार कहते हैं। आकृति कैसी है, कुछ ऐसे त्रिभुजाकार चलेगा, फिर सीधे हो जाएगा, फिर त्रिभुजाकार चलेगा, फिर नीचे की तरफ चलेगा, फिर सीधे हो जाएगा, फिर ऐसे मुड़ जाएगा। इसको हम चपटा चूड़ीदार या समलंबाकार कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है कि निम्न में से किस सीमा के कारण डीसी जनित्र इस प्रकार बनाया जाता है ताकि वे 650 वोल्टेज से अधिक का आर्मेचर वोल्टेज विकसित न कर सकें। इसका मुख्य रीजन होता है बेटा कम्यूटेटर। याद रखना मुख्य रीजन कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर भारी हो जाएगा, उसकी वाइंडिंग बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना, उसमें घर्षण ज़्यादा होने लगेगा वजन के कारण, इसलिए लॉसेस ज़्यादा होगा, तो यहाँ उत्पादन सही से नहीं हो पाएगा। इस कारण से 650 वोल्टेज से अधिक डीसी का उत्पादन नहीं किया जाता है। इसका मेन रीजन जो है वो आपका कम्यूटेटर है। और दूसरी बात, कम्यूटेटर के अंदर लगा हुआ माइका वो गर्म ज़्यादा होगा और जल्दी से उसका विद्युत रोधन का जो गुण है वो समाप्त हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कम्यूटेटर इसका सबसे बड़ा जो है कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है 13 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का मतलब क्या है और इसका आंसर क्या है। लिखा है एक डीसी जनित्र में प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवीयता को निम्न में से किसकी दिशा का व्युत्क्रम करके उसके व्युत्क्रमित किया जा सकता है। मतलब किसकी दिशा हम चेंज करते हैं कि जिससे वो दूसरी दिशा में घूमने लगे। याद रखना या तो हम घूर्णन की दिशा या फिर फील्ड की दिशा चेंज करते हैं। ऑप्शन नंबर ई आपका सही है, बाकी सभी ऑप्शन इसके रॉन्ग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैनेज करिए, थोड़ा सा धुंधला आया है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन सब सही होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, डीसी जनित्र में ध्रुव पर स्पार्किंग किसके कारण होती है। ठीक है, डीसी जनित्र में ध्रुवों पर स्पार्किंग किसके कारण होती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका कवच लिखा है यहाँ पर बेटा, याद रखना क्या लिखा है, कवच लिखा है, ठीक है ना। कवच मतलब आर्मेचर होता है, तो कवच प्रतिक्रिया और अभिसरण, ठीक है, कवच प्रतिक्रिया मतलब होता है आर्मेचर प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। कवच प्रक्रिया मतलब आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है जिसके कारण जो है ना स्पार्किंग ज़्यादा उत्पन्न होता है और कम्यूटेटर के सेगमेंट और ब्रश दोनों खराब हो जाते हैं इसके कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, जनित्र में डम्मी कुंडली क्यों लगाई जाती है। याद रखना डम्मी कुंडलियाँ जो होती हैं ये किस में लगाते हैं, ये आपकी डम्मी कुंडलियाँ हमेशा
वेव बाइंडिंग में होती हैं, याद रखना, समांतर बाइंडिंग में होती हैं। और ये डम्मी कुंडलियां हमेशा किस प्रकार की कुंडलियां होती हैं? छूटी हुई कुंडलियां होती हैं। डम्मी मतलब होता है छूटी हुई, ठीक है ना। और जो छूटी हुई कुंडलियां होती हैं, और एक बात, इसका उपयोग हमेशा हम यांत्रिक बैलेंस के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है इसमें, यांत्रिक संतुलन। यहाँ लिखा हुआ है, इसमें लिखा है उत्पन्न वोल्टेज को बढ़ाने के लिए रॉन्ग, भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए कभी नहीं हो सकता, पटलित करते हैं हम क्रोड को। इसमें लिखा है लौ हानियों को कम करने के लिए, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए हम डम्मी कुंडली का उपयोग करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ लिखा है एक डीसी मशीन में वेव बाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है, ठीक है ना, जिसमें अब वेव बाइंडिंग अगर प्रयुक्त कर रहे हैं तो क्या होगा? अभी अभी मैंने बताया, लिखिए LAP, ये लिखेंगे A बराबर P, समांतर पथों की संख्या बराबर ध्रुवों की संख्या, और L का मतलब होता है लो वोल्टेज, ठीक है ना। लो वोल्टेज, जो वोल्टेज है ये कम है, धारा है जो ये अधिक होती है, किसमें? लैप बाइंडिंग में। इसी का उल्टा वेव बाइंडिंग होता है। अगर वेव बाइंडिंग होगा तो वोल्टेज का वैल्यू हाई होगा और करंट का वैल्यू निम्न होगा। अगर वाइंडिंग आपकी लैप है, वोल्टेज अगर कम है, वाइंडिंग लैप, वोल्टेज लो, ठीक है ना, मशीन छोटी। अगर लैप बाइंडिंग है तो वोल्टेज लो, मशीन छोटी। लैप के स्थान पे वेव बाइंडिंग है तो उल्टा सोचिए, उल्टा सोचेंगे, जब आपकी वेव बाइंडिंग होगी, तरंग कुंडलन होगी, तो वोल्टेज हो जाएगा आपका हाई, करंट हो जाएगा आपका लो। वोल्टेज हाई होने के साथ साथ मशीन हो जाएगी कैसी? बड़ी, मशीनें बड़ी हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा? आंसर देखेंगे, उच्च वोल्टेज उच्च धारा, गलत। कम वोल्टेज कम धारा, गलत। उच्च वोल्टेज कम धारा, सही। कम वोल्टेज उच्च धारा, लैप में, ठीक है ना। ये आपका वेव में होता है। वेव बाइंडिंग में वोल्टेज हाई, करंट लो। लैप बाइंडिंग में वोल्टेज लो, L बता रहा है, ठीक है ना, और धारा हाई होती है। ये मशीनें होती है कैसी? छोटी। ये मशीनें कैसी होती हैं? बड़ी। वोल्टेज ज्यादा, मशीन बड़ी, वोल्टेज कम, मशीन छोटी। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या दिया गया है? ये लिखा है, यदि हम CRO पर DC जनरेटर के आउटपुट वेव फॉर्म का निरीक्षण करते हैं तो यह कैसा प्रतीत होता है? तो बेटा याद रखना, ये स्पंदमान प्रतीत होगा। जो CRO होता है, CRO पर यदि हम DC सप्लाई प्रदान करेंगे, ठीक है ना, तो इसकी स्क्रीन पर हमेशा केवल एक स्पंद लाइन कंपन करती हुई दिखाई देगी, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है DC जनरेटर का आर्मेचर MMF, अब की बार में क्या बोला है? आर्मेचर MMF बोला है। तो आर्मेचर MMF का जो तरंग रूप होता है ये कैसा होता है? बेटा याद रखना, त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि DC मशीन के भागों पर विचार करें। तो DC मशीन के कौन कौन से यहाँ भाग दिए गए? योक, आर्मेचर क्रोड, ब्रूस, और ब्रूस लिखा है, और ध्रुव क्रोड। इसमें क्या लिखा है? ऊपर के किस भाग में लौ हानियां होती हैं? तो बेटा याद रखना, लौ हानियां केवल ऐसे स्थान पर हो सकती हैं जहां फ्रिक्वेंसी होती है। मशीन है आपकी DC, योक में फ्रिक्वेंसी नहीं होगी, खत्म। आर्मेचर में फ्रिक्वेंसी होती है क्योंकि आर्मेचर अंदर होता है और अंदर AC सप्लाई होती है। बुरसों पर कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, वहाँ DC सप्लाई होती है। ध्रुवों पर DC सप्लाई होती है, ये भी रॉन्ग। केवल आपका 2 जो सही है वही आपका सही हो जाएगा। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, जो DC मशीन का आर्मेचर होता है, ठीक है ना, अंदर वाला भाग, यहाँ पर AC सप्लाई होती है, और जो इसके पोल होते हैं इसमें पोल में होती है DC सप्लाई, ठीक है। इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आर्मेचर में AC सप्लाई और पोलों पर DC सप्लाई हमेशा होता है, ठीक है। जहाँ AC सप्लाई होगा वहाँ पर लौ हानियाँ उत्पन्न होंगी, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी होती है उसके समानुपाती या वर्ग के समानुपाती लौ हानियाँ होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में किस विद्युतीय मशीन की दक्षता सबसे अधिक है? तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन यहाँ दिया गया है, ट्रांसफार्मर, ठीक है। DC जनरेटर की 50% के आसपास होती है, रॉन्ग। AC जनरेटर की ये भी आपकी 80% के आसपास होती है, ये भी रॉन्ग, 90 हो जाती है, 80 से 90 के बीच में। इंडक्शन मोटर इसकी तो 50 के आसपास ही होती है। अब बचा आपका ट्रांसफार्मर, इसकी होती है 95 से 98, किसमें? ट्रांसमिशन में, पावर ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो 50% होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया, किस बड़े या किसी बड़े DC मशीन का योग किसका बना होता है? बेटा याद रखना, CRGO का कभी नहीं बनता है, माइल्ड स्टील का नहीं बनता है, ढलवां लोहे का नहीं बनता है, कास्ट स्टील का बनता है, ढलवां इस्पात का, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। यहाँ लिखा है DC मशीन में ब्रूस से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए।
क्या लिखा है, कॉपर ब्रश उच्च वोल्टता निम्न धारा के लिए होते हैं, गलत है। कॉपर वोल्टेज तब लगाए जाते हैं जब धारा का मान ज़्यादा होता है। पहला आपका गलत हो गया है, पहला आपका कभी सही नहीं हो सकता है, सत्य कथन बोला है, पहला जहाँ जहाँ मिले हर जगह इसको काट दो। ये लिखा है ना तो एक ना ही दो, ठीक है ना, इसको ये पहला आपका खत्म हो गया। यहाँ लिखा है या तो एक या तो दो, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा वाला सी नंबर गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा गलत हो गया। अब देखिए कार्बन ब्रश निम्न वोल्टता उच्च धारा के लिए लगाए जाते हैं। कार्बन ब्रशों का उपयोग हम उच्च धारा पर कभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जल्दी से क्षरित हो जाते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब क्या बचा, अब यहाँ बचा क्या है, मतलब ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो बेटा जो कॉपर ब्रश होते हैं इसके लिए आपका ये नीचे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और जो कार्बन ब्रश होते हैं इसके लिए आपका ऊपर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉपर ब्रश जब लगाए जाते हैं तो वोल्टेज का मान निम्न और करंट का मान ज्यादा होता है। ओ कॉपर ब्रश जब लगाते हैं, ठीक है ना, तो वोल्टेज का वैल्यू निम्न और करंट का वैल्यू ज्यादा होता है, याद रखना। और जब कार्बन के ब्रश लगाते हैं तो वोल्टेज का वैल्यू उच्च, करंट का वैल्यू निम्न होता है। इसमें दोनों निम्न लिखा है, ये ऑप्शन ही गलत है। कार्बन का जब ब्रश लगाते हैं तो वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा और करंट का वैल्यू निम्न होता है। जब कॉपर के ब्रश लगाते हैं तो वोल्टेज का वैल्यू कैसा, वोल्टेज का वैल्यू कम और धारा का वैल्यू ज्यादा होता है। कार्बन में क्या होता है, वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा, करंट का वैल्यू कम। कॉपर में क्या होता है, वोल्टेज का वैल्यू कम, करंट का वैल्यू ज्यादा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी डीसी मशीन फ्लाई व्हील का उपयोग करती है, ठीक है, फ्लाई व्हील पूछा गया है। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन में हम फ्लाई व्हील लगाते हैं। फ्लाई व्हील मतलब जो चक्के होते हैं, ये चक्के लगा देते हैं क्योंकि इसकी रनिंग जो है ना एक समान बनी रहे इसलिए, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, डीसी शंट जनरेटर का ईएमएफ की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या है, सही सूत्र आपको बताना है। यहाँ से यदि मैंने लिखा ईजी बराबर, ठीक है ना, वी प्लस आई ए आर ए, एक और फॉर्मूला लिखा ई बराबर वी आई ए आर ए, आई ए आर ए। अब क्या होगा, अगर आपका जनरेटर है तो जोड़ दीजिए, मोटर है तो घटा दीजिए। जी फॉर जनरेटर बेटा जोड़ने के लिए बता रहा, एम फॉर मोटर बेटा माइनस करने के लिए बता रहा। एम मतलब माइनस, एम मतलब मोटर, मोटर में इसको घटा दीजिए और जनरेटर में इसको जोड़ दीजिए, दोनों को कवर कर ले जाएगा आराम से। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही बनेगा जाके, क्योंकि यहाँ पर इजी बराबर वी प्लस आई ए आर ए, यहाँ बी लिखा है, बैक ईएमएफ केवल मोटरों में होता है। यहाँ जी लिखा है परंतु माइनस लिखा है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जी लिखा है, वी तो लिखा है, आई एस आर एस लिखा है, ठीक है ना, आई एस आर एस, ये स्टेटर की जो है ना वो वोल्टेज ड्रॉप है, परंतु यहाँ पर हम आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, डीसी मशीन की गति ज्ञात की जा सकती है या ज्ञात की जाती है किसके द्वारा। जो गति यहाँ है डीसी मशीनों की गति को ज्ञात करने के लिए ईएमएफ का फॉर्मूला लिखते हैं डीसी मोटर में, तो ये होता है आपका 5ZNP/60A, ये होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबको हटा देंगे, केवल 3 पोजीशन बाकी रखते हैं, इसको हटा दीजिए, इन्हीं के पक्ष में केवल ये बनाया गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमको गति निकालनी है, तो n बराबर हो जाएगा EB, ठीक है ना, बटे फाई। ये ऑप्शन जहाँ आपको बटे में फाई EB के मिलेगा वही ऑप्शन आपका राइट होगा। मतलब यहाँ पर EB के साथ में मल्टीप्लाई है, ये गलत, EB के साथ में ये बटे दिया गया, ये भी गलत, क्योंकि EB n के साथ में कभी नहीं हो सकता है, ये समानुपाती होती हैं, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ EB के साथ में दिया, ये भी रॉन्ग, ये बटे दिया, यही सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इसमें लिखा है 4 ध्रुव वाले डीसी मोटर के आर्मेचर में डुप्लेक्स, यहाँ ध्यान देना, डुप्लेक्स कुंडलन के भीतर कितने समांतर पथ होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाइंडिंग कौन सी बताया, लैप में, ठीक है ना। समांतर पथ ए बराबर होता है P इंटू प्लेक्स, ध्यान रखना, P इंटू प्लेक्स होता है। अब क्या बोला, डुप्लेक्स बोला, तो समांतर पथों की ए संख्या बराबर यहाँ हो जाएगा 4 इंटू प्लेक्स कौन सा है, 2। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी, ठीक है। अगर यहाँ ट्रिप्लेक्स बोलता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, क्वाड्रप्लेक्स बोलता है तो 4 से मल्टीप्लाई करते, कुछ नहीं बोलता तो हम 4 ही रख देते, ठीक है ना। समांतर पथों की संख्या के बराबर होता है, परंतु प्लेक्स के साथ में चलते हैं हम लोग,
ठीक है, लैप बाइंडिंग में। और वेव बाइंडिंग में क्या होता है, अगर वेव बाइंडिंग यहाँ पर दिया होता है, ठीक है ना, अगर यहाँ पर वेव बाइंडिंग दिया होता है तो जब वेव बाइंडिंग देगा तो वेव बाइंडिंग में हमको क्या करना होगा, समांतर पथों की ए बराबर 2 इंटू प्लेक्स होता है वेव बाइंडिंग के लिए, ठीक है ना, ये वेव बाइंडिंग के लिए है। और लैप बाइंडिंग के लिए क्या है, लैप बाइंडिंग के लिए ए बराबर होता है पी इंटू प्लेक्स। इसी फॉर्मूले में रख देंगे तो दोनों का वैल्यू जो है ना निकलता चला जाएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 3 क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, इनके आंसर क्या हो सकते हैं, यूनिट क्वेश्चन है, इसमें जो है किसी भी प्रकार के ऑप्शन नहीं है। ये लिखा है 3 बिंदु प्रारंभक द्वारा कितने प्रकार मतलब कितने मोटर चलाए जा सकते हैं। याद रखना, एक आपका डीसी शंट मोटर और एक आपका डीसी कंपाउंड मोटर, ठीक है ना, डीसी कंपाउंड मोटर, ये 2 प्रकार के मोटर इसके द्वारा चलाए जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा कोई भी नहीं, और ये चाहे 3 बिंदु दे दे चाहे यहाँ पर 4 बिंदु दे दे, दोनों के द्वारा हम दोनों मोटरों को चला लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया, डीसी स्टार्टर की संख्या कितनी है। याद रखना, डीसी स्टार्टर जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। 2 पॉइंट का सीरीज के लिए, 3 पॉइंट का शंट के लिए, 4 पॉइंट का कंपाउंड के लिए। फॉर्मूला याद रखना, 2 3 4 बराबर एसएससी। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, सीरीज, शंट, कंपाउंड। आपातकाल स्थिति में इन दोनों का भी हम उपयोग कर सकते हैं। कंपाउंड मोटर को 3 पॉइंट के द्वारा और शंट मोटर को जो है हम 4 पॉइंट के द्वारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है, डीसी अनुक्रम मोटर की कौन सी गति नियंत्रण पद्धति विद्युत ट्रेन में उपयोग में लाई जाती है। तो बेटा यहाँ ऑप्शन दिया गया फील्ड डाइवर्टर, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, इसका आंसर होगा आपका फील्ड डाइवर्टर। इस विधि का उपयोग विद्युत ट्रेन में, ठीक है ना, गति नियंत्रण के लिए आसानी से किया जाता है, ठीक है ना, फील्ड डाइवर्टर विधि। याद रखना बेटा। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खुश रहें, मस्त रहें, हंसे खेलें, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, दिनचर्या सही से रखें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।